हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। और देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में राजस्थान की बाउंड्री के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों बाउंड्रियों का हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। और जो हमारा जो अगला टॉपिक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी तक राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का नामांकन, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, इतने विस्तार में हमने क्षेत्रफल, आकृति और बाउंड्री यानी कि सीमा के बारे में अभी तक हमने चर्चा की है। अब जो हमारा ज्योग्राफी का जो थर्ड टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि राजस्थान की फिजिकल डिवीजन, में इनको पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं आज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे लो, दो क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं दोस्तों। हम आज बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है। राजस्थान जो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति। जैसे आपने नाम सुना होगा कि बोराट, बोमट, बोराट किसे कहा जाता है, बोमट किसे कहा जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को मेवल कहा जाता है। कांठल, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। शेखावाटी, तोरावाटी, जो जो मिलते जुलते शब्द हैं, कम से कम 40 शब्दावलियों की बात करेंगे। कम से कम हम जो मिलते जुलते शब्द हैं पहले तो हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे वागड़ है, बांगड़ है, थल्ली है, तल्ली है, राठी है, राट है, मालो है, माल है, जो ऐसे मिलते जुलते शब्द हैं पहले तो हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि आप इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। तो आज जो मिलते जुलते शब्द हैं इनका आज से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आज हमारी मैथ की क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि अनिल सर के कोई काम हो गया, इसलिए वो आज मैथ की क्लास नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। वैसे हमारी ज्योग्राफी और मैथ की क्लासें तो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए कुछ नया करने की सोचूंगा दोस्तों। मैं आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे हिस्ट्री से ले लो, चाहे पॉलिटी से ले लो, चाहे साइंस से ले लो दोस्तों, आप जो भी मुझे लगेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पढ़ाना चाहिए। और मैं आपके लिए करंट की क्लास भी मैं कोशिश करूँगा कि हाँ धीरे धीरे करंट की क्लास भी लगाई जाए। और देखिए दोस्तों, जो हमारा जो वीडियो है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में सीक्वेंस से मिल जाएगा दोस्तों। और जैसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो, देखिए दोस्तों, जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा मैं पहले तो उसका रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों, रिकॉल करवाऊंगा और शुरू से करवाऊंगा राजस्थान की उत्पत्ति से। और आप मेरे साथ साथ बने रहो दोस्तों। अगर जैसे ही ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो मैं जीरो से लेकर राजस्थान की उत्पत्ति से मतलब पूरी राजस्थान ज्योग्राफी का रिवाइज करवाऊंगा। और मैं उस दिन एक लंबी क्लास लेके आऊँगा, मात्र 2 घंटों में पूरी ज्योग्राफी का रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों, आप टेंशन मत लो। तो आज हम और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जब हम क्लासें छोड़ते हैं तो उसके नीचे हमने एक लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप। वो हमारे आत्मनिर्भर संस्था के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। उसमें क्या है कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्योग्राफी की पीडीएफ भी डाल दूंगा, और साथ में करंट वगैरह और जो हमारे वो न्यूज़पेपर वगैरह वो सब उसमें अवेलेबल हैं। तो आप उस लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के। आप हेडिंग डालिए दोस्तों, राजस्थान, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति, स्थानों की वर्तमान स्थिति।
पहले लिखो आप दोस्तों, पहला पॉइंट लगा के लिखो, पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे वागड़। वागड़, देखिए दोस्तों, वागड़ सेक्टर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। आपको पूछ लेगा कि वागड़ सेक्टर में कौन कौन से जिले सम्मिलित है, तो आपको बताना है डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वागड़ सेक्टर में दोस्तों डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित हैं। और मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं, जिससे कि आप दो चीज़ एक्स्ट्रा और सीखोगे दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वो डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ न देकर वो ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि दक्षिणी राजस्थान, जो दक्षिणी जो राजस्थान है उसे तो वागड़ सेक्टर कहा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, राजस्थान, डेफिनेशन लिखो दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग को, राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जहां वागड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जहां वागड़ी बोली बोली जाती है। इस सेक्टर में डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित हैं। यहां से आपने क्या सीखा कि डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तो है, और साथ में यहाँ वागड़ी बोली भी बोली जाती है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना है वागड़ी। या वो ऐसे देख सकता है कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना है वागड़ी। ठीक है दोस्तों। अब इसका ही मिलता जुलता पॉइंट, इसका ही मिलता जुलता जो अगला वर्ड है, आप लिख लेना पहला का पहला और पहले का दूसरा, क्योंकि जो मिलते जुलते वर्ड हैं उनको हम एक ही पॉइंट में बात करेंगे उनकी। दूसरा है दोस्तों बांगड़, बांगड़, इसमें ऊपर बिंदी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बांगड़ सेक्टर में हमारे कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। हमारे देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में हमारे पाली, नागौर और सीकर और झुंझुनू। इन बांगड़ सेक्टर का जो विस्तार है पाली, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिलों में है दोस्तों। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हो कि अरावली के पश्चिमी भाग को, अरावली के पश्चिमी भाग में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे बांगड़ कहा जाता है। अरावली के पश्चिमी भाग में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे बांगड़ कहा जाता है। और इसमें सम्मिलित जिले पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अब देखिए दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जिक्र हुआ है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते किसे? नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब नदियां बहती है तो नदियों के द्वारा कुछ सेडिमेंट यानी कि कुछ अवसाद बहाकर लेकर आती है नदी, तो नदी उस मुहाने पर जो सेडिमेंट होते हैं, जो अवसाद होते हैं, उनको वहाँ एकत्रित कर लेती है। तो जहाँ वो नए नए सेडिमेंट आकर जो नए अवसाद जो जमा हुए नदी के मुहाने पर, उन वहाँ से वो जो मिट्टी बनती है उसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर। फिर बाद में धीरे धीरे नदी के द्वारा वहाँ दूसरी मिट्टी जमा की जाती है और जो पहले वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है दोस्तों। ऊपर की ओर खिसकने पर वहाँ दूसरी मिट्टी आ जाती है और वहाँ पर ऊपर की ओर खिसकने पर जो मिट्टी होती है उसमें जो कंकड़ पत्थर हो जाते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अब जो हमारा जो अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लगा के लिखो दोस्तों, थली। थली, देखिए दोस्तों, थली प्रदेश में हमारे बीकानेर और चूरू सम्मिलित है दोस्तों। जो थली है इस क्षेत्र में हमारे बीकानेर और चूरू जिले सम्मिलित हैं। थली का वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जैसे हमारे घर में नहीं होती है क्या थली, हमारे जो घर का जो ऊंचा उठा हुआ जो भूभाग होता है उसे हम थली कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश में जो ऊंचे उठे हुए जो भूभाग हैं इन्हें थली कहा जाता है। और जो मरुस्थल में जो दो बालू का स्तूपों के मध्य जो नीचे वाला जो भाग है इसे कहा जाता है तल्ली।
और यहाँ वर्षा के समय कुछ पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे यहाँ पलाया झीलों का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम तल्ली या पलाया कहते हैं। तल्ली या पलाया। तो आप थली की डेफिनेशन लिखो पहले तो। थली, पश्चिमी राजस्थान में ऊंचे उठे हुए भूभाग को थली कहा जाता है। इस प्रदेश में कोई भी नदी नहीं बहती है दोस्तों, थली प्रदेश में नदी नहीं बहती है। जहाँ ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं वहां तक नदी नहीं पहुंच पाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में ऊंचे उठे हुए भूभागों को थली कहा जाता है। इस प्रदेश में कोई नदी नहीं बहती है। इसमें जो सम्मिलित जिले हैं बीकानेर और चूरू। एक बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती है, तो बीकानेर और चूरू, क्योंकि बीकानेर और चूरू थली प्रदेश में आते हैं दोस्तों, और थली प्रदेश में कोई नदी नहीं बहती है। अब जो हमारा जो इसका पहला और इसका दूसरा मिलता जुलता जो वर्ड है वो लिखो आप, तल्ली। पश्चिमी राजस्थान में दो बालू का स्तूपों के मध्य की भूमि को, पश्चिमी राजस्थान में दो बालू का स्तूपों के मध्य की भूमि को तल्ली कहा जाता है, तल्ली या पलाया कहा जाता है। यह मुख्यतः जैसलमेर में पाया जाता है। यह जो तल्ली वाला जो क्षेत्र है इसका विस्तार मुख्यतः जैसलमेर में है दोस्तों। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। अब आप तीसरा पॉइंट लगा के लिखो, तीसरा का पहला लिखो आप, राठी। राठी कम से कम हम 30-40 शब्दावलियों की बात करेंगे दोस्तों। अगर आप 40 शब्दावलियों को अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आपके दो क्वेश्चन तो पक्के हो गए दोस्तों। यहां से तीसरा हमारा है राठी। इसकी डेफिनेशन लिखो आप, 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को राठी कहा जाता है। जब मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो मैं और चर्चा करूंगा। हमारा जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उसको हम राठी प्रदेश भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेश को राठी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। और इस प्रदेश में एक गाय की नस्ल पाई जाती है दोस्तों, और उसी का नाम भी राठी है। आप ये भी ऐड कर सकते हो, राठी प्रदेश में एक गाय की नस्ल पाई जाती है, उसे भी राठी कहा जाता है। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है रहाट, राठी, और इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, ये पहला और ये दूसरा, राठी और रहाट। इसका हम दूसरा नाम दे सकते हैं अहीरवाटी। इस राठ का दूसरा नाम है अहीरवाटी। अहीरवाटी जो राठ प्रदेश है हमारे अलवर और जयपुर वाला जो भाग है वो राठ प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश। और यादवों को दोस्तों अहीर भी कहा जाता है, एक वर्ड ये भी ध्यान रखना आप, यादव वंश द्वारा। इसकी डेफिनेशन लिखो राठ या अहीरवाट की, यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश को राठ कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर, मुख्यतः तो अलवर में है दोस्तों, मुख्यतः अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा जो अगला जो पॉइंट है चौथा का पहला लिखो आप, माल, या इसका दूसरा नाम है हाड़ौती। देखिए दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश को माल भी कहा जाता है, हाड़ौती, माल या हाड़ौती। माल या हाड़ौती प्रदेश में देखिए दोस्तों हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं दोस्तों। आपको मुझसे कि हाड़ौती प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो आपको बताना है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें
और ये जो काली मिट्टी का विस्तार है दोस्तों, और काली मिट्टी को माल भी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, माल या हाड़ौती, इस प्रदेश का निर्माण, इस भौतिक प्रदेश का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। इस भौतिक प्रदेश का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। और इस प्रदेश में मुख्यतः, इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसका ही जो मिलता जुलता अगला जो नाम है वो है मालव। मालव ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मालव हमारे जो प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ जिला है उस क्षेत्र को मालव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इधर ये राजस्थान है और इधर हमारे एमपी में एक मालवा का पठार है दोस्तों। मालवा का पठार, जो राजस्थान में जो मालवा का पठार जो विस्तार है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में मालवा के पठार को मालव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप डेफिनेशन लिखो, मालव, मालवा का पठार, मालवा के पठार, मालवा का, इसे लिखो मालवा का पठार एमपी में स्थित है। मालवा का पठार एमपी में स्थित है, जिसका विस्तार राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में है। वहाँ इसे मालव के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछ ले कि मालव प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो आपको बताना है प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब अगला पॉइंट लिखो दोस्तों आप। चार पॉइंट पढ़ लिए हमने, चार के एक के 2 पढ़े तो 8 हो गए हैं दोस्तों। अब 5वां पॉइंट लगाओ, शेखावाटी। शेखावाटी ये क्वेश्चन भी आया हुआ दोस्तों। शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि शेखावाटी प्रदेश में इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखना। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है। इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। और यहाँ से एक मिलता जुलता वर्ड है दोस्तों, तोहरावाटी। तोहरावाटी देखिए दोस्तों, हमारी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली नदी। जब नदियों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ और डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते किसे, मैं हल्का सा आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो नदियाँ होती है दोस्तों जो राजस्थान से निकलती है और वो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, यानी कि वो किसी सागर तक नहीं पहुँच पाती है, तो उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो तोहरावाटी में आप लिखो, कांतली नदी के अफवाह सेक्टर को तोहरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में। इसमें चूरू नहीं आएगा दोस्तों। हमारे को पता है कि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी बहती नहीं है, तो जो इसका जो विस्तार है वो सीकर और झुंझुनू है दोस्तों। शेखावतों तोहरावाटी, कांतली नदी के अफवाह सेक्टर को तोहरावाटी कहा जाता है और इसमें मुख्यतः सीकर और झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। अब 6ठा पॉइंट लगा के लिखो आप दोस्तों, मरु। 6ठा पॉइंट है हमारा मरु। मरुस्थलीय प्रदेश को आप डेफिनेशन लिखो दोस्तों इसकी। मरुस्थलीय प्रदेश को मरु कहा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश को मरु कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग सम्मिलित है। जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं: जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली।
राजस्थान के 2 संभाग तो ऐसे हैं जिनमें 6 जिले हैं, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। बाकी जो संभाग है उन सब में 4 जिले हैं दोस्तों, और राजस्थान में 7 संभाग हैं। अब इससे जो मिलता जुलता है उसका दूसरा पॉइंट लिखो दोस्तों आप, मेरू। अरावली, मेरू की डेफिनेशन लिखो। अरावली प्रदेश को मेरू कहा जाता है, अरावली प्रदेश को मेरू कहा जाता है, और ये राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला को मेरू कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। जो अरावली जो हमारा प्रदेश है भौतिक प्रदेश, उसे मेरू कहा जाता है, और अरावली भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अब आप 7वां पॉइंट लगा के लिख सकते हो मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। और ये नाम तो आप सभी का नाम सुना ही होगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, और इसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था दोस्तों। और इसमें जो सम्मिलित जो जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसका नाम किसने दिया था दोस्तों? उस बंदे का नाम है KM मुंशी, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी, KM मुंशी। क्लियर है दोस्तों? अब आप इससे मिलता जुलता एक नाम है वो लिखो आप। 7वां पॉइंट का पहला हो गया मत्स्य संघ, और दूसरा पॉइंट लिखो आप केवल मत्स्य। मत्स्य देखिए दोस्तों, हमारे ऐतिहासिक जनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से एक जनपद हुआ करता था मत्स्य जनपद। हमारे राजस्थान में 3 जनपद हुआ करते थे, मत्स्य, कुरु और सूरसेन। देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हमारा अलवर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो मत्स्य संघ में जो सम्मिलित जिले हैं। देखिए दोस्तों, अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इसे मत्स्य कहा जाता था, मत्स्य। और इस जनपद की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों बेराट, जिसका वर्तमान में नाम है विराटनगर, जो हमारे जयपुर में। और बेराट से बौद्ध धर्म की भी जानकारी मिली है दोस्तों। वो जब हम अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो उस समय डिटेल से बात कर लेंगे। और जो अलवर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को कहा जाता था कुरु जनपद, और इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। और भरतपुर, धौलपुर और करौली को सम्मिलित रूप से सूरसेन कहा जाता था दोस्तों। ये 3 जनपद हुआ करते थे हमारे, सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों मथुरा। तो हमारे ऐतिहासिक जनपद काल के समय 3 जनपद हुआ करते थे, मत्स्य, कुरु और सूरसेन। भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता है दोस्तों, और इसकी राजधानी है मथुरा। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें मत्स्य संघ की, तो आप लिखो अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता है, और इसकी राजधानी बेराट हुआ करती थी। और बेराट के नीचे आप लिख लेना कि बेराट का वर्तमान नाम विराटनगर है, और ये हमारे जयपुर में पड़ता है दोस्तों। और ये डायग्राम बना लेना, जिससे कि साथ साथ में आपको कुरु और इंद्रप्रस्थ के
कुरु और सूरसेन के बारे में भी आपको जानकारी रहे। अब आप अगला पॉइंट लगाइए दोस्तों। अब अगला पॉइंट लगाइए दोस्तों आप, मेवात। मेवात देखिए दोस्तों, अलवर और जो भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मेवात कहा जाता है। अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर जिले सम्मिलित हैं और यहाँ मेव जनजाति निवास करती है दोस्तों, इसलिए इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। अलवर और भरतपुर में मेव जनजाति निवास करती है। अब आप अगला पॉइंट लगाइए, इसका 8वां का जो दूसरा पॉइंट है हमारा, आप लिखिए मेवल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग को मेवल कहा जाता है। और इस पहाड़ी भाग में हमारे भील जनजाति निवास करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? भील जनजाति। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पठारी भाग है, जो पहाड़ी भाग है, उसे कहा जाता है मेवल। अब आप 8 पॉइंट हो गए। 8 का मतलब हमारे 16 पॉइंट क्लियर हो गए। 16 शब्दावलियों के बारे में हमने बात कर ली। अब आप 9वां पॉइंट लगा के लिखो। 9वां का पहला पॉइंट है अपने हमारे बीड। बीड शेखावाटी क्षेत्र में, झुंझुनू जिले में जो चरागाह भूमि है, शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में जो चरागाह भूमि है उसे बीड कहा जाता है दोस्तों। जो चरागाह भूमि जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। एक इससे मिलता जुलता वर्ड है बीहड़। बीहड़, बीहड़ या इसका दूसरा नाम भी हम यूज कर सकते हैं डांग। बीड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र, इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? इसमें देखिए दोस्तों, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तो आते हैं हमारे बीड़ या डांग क्षेत्र में। और झुंझुनू जिले में हमारे बीड़, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हो कि चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन यानी कि गली इरिगेशन, अवनलिका अपर्दन के द्वारा भूमि उबड़ खाबड़ यानी कि बेंडेड हो जाती है, जिसे हम बीहड़ या डांग कहते हैं। देखिए दोस्तों, चंबल नदी 6 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन वो सर्वाधिक जो गली इरिगेशन करती है यानी कि जो अवनलिका अपर्दन करती है वो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में ही करती है दोस्तों। तो आप इसमें ये शामिल कर सकते हो कि चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन, चंबल नदी के अवनलिका अपर्दन के द्वारा भूमि का उबड़ खाबड़ होना बीहड़ कहलाता है। और इस प्रदेश में हमारे करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। अब 10वां पॉइंट का पहला लिखो दोस्तों आप, बोराट। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। बोराट आप ऐसे लिखो इसकी डेफिनेशन, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य के पठारी भाग को बोराट कहा जाता है। और बोराट का ये एक पठारी भाग है दोस्तों। ऐसे डेफिनेशन लिखो, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य जो पठारी भाग है उसे बोराट कहा जाता है। और बोराट देखिए दोस्तों, बोराट का जो पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और बोराट के पठार की ऊंचाई 1225 मीटर। और जो राजस्थान का जो सबसे जो ऊंचा पठार है वो है उड़िया पठार, जो सिरोही में है और उसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। जब मैं आपको अरावली पर्वतमाला जो भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको जो अरावली के जो दर्रे हैं, पर्वत है, पठार, पहाड़ियाँ, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा दोस्तों वहाँ पर।
अब एक 10वां का पहला पॉइंट हो गया, 10वां का दूसरा लिखो आप, इससे मिलता जुलता है, लिखो बोमट। बोमट का पठार देखिए दोस्तों हमारे डूंगरपुर में। तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हो कि उदयपुर के दक्षिणी भाग, उदयपुर के दक्षिणी भाग, उदयपुर के दक्षिणी भाग व मुख्य उदयपुर के दक्षिणी भाग वह डोंगर मुख्यतः डोंगरपुर के जो मध्य का जो पठारी भाग है उसे बोमट कहा जाता है। और यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है दोस्तों। बोमट के पठार पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। अब आप 11वां का पहला पॉइंट लगा के लिखो, मारवाड़। मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, जहां मारवाड़ी बोली बोली जाती है, मुख्यतः जोधपुर संभाग। अब 11वां का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लगा के लिख लो आप, मेवाड़। मेवाड़, इसमें लिखो ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा को मेवाड़ कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ में सम्मिलित जिले हैं दोस्तों, 4। अगर हम मेवाड़ के अगर प्राचीन नामों की बात करें तो मेवाड़ के प्राचीन नाम है मेदपाट और प्रागवाट। अब आप अगला पॉइंट लगा के लिख सकते हो दोस्तों, इसी के अंदर लिख सकते हो मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा में देखिए दोस्तों हमारे अजमेर, मुख्यतः अजमेर और आंशिक रूप से हम राजसमंद को शामिल कर सकते हैं। मेरवाड़ा में हमारे अजमेर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं दोस्तों। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य का जो भूभाग है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है, और इसमें हमारे अजमेर और राजसमंद जिले, अजमेर मुख्यतः अजमेर और आंशिक रूप से राजसमंद जिला सम्मिलित है। और जब हमारा एकीकरण का जो अंतिम चरण था, 7वां चरण, उस समय अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया गया था दोस्तों। और अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये बातें मैंने पहले भी बता दी, और मैं आपके लिए जब एकीकरण में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उसमें हम इन सारी बातों की अलग से हम मतलब डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। और जब मैं आपको एकीकरण पढ़ाऊंगा ना दोस्तों तो उस समय हम पहले तो इधर उधर की बातें करेंगे, जिससे कि हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा दोस्तों। हम ऐसे नहीं कि एकीकरण के 7 चरण पढ़ा दिए, एकीकरण कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं। बेसिक लेवल उसकी जड़ों तक पहुंचेंगे और फिर उसका डिटेल से उसका पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। तो अब आप लिख सकते हो अगला पॉइंट लगा के, 12वां का पहला लगाओ आप, ब्रजनगर। ब्रजनगर, ब्रजनगर। एक होता है दोस्तों ब्रजनगर और एक होता है ब्रजनगर। झालावाड़ के झालारापटन को ब्रजनगर कहा जाता है दोस्तों। ब्रजनगर अलग होता है और ब्रजनगर अलग होता है दोस्तों। ब्रजनगर, झालावाड़ के झालारापटन को ब्रजनगर कहा जाता है दोस्तों, और झालारापटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, झालारापटन को। और यहाँ हमारे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है झालावाड़ को, क्योंकि यहाँ संतरों की पैदावार अधिक होती है। संतरे अधिक होने के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो आप इसका जो पहला पॉइंट तो ये हो गया, और इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप ब्रिजनगर। ब्रिजनगर, यह है दोस्तों ब्रजनगर, और ये हमारा ब्रिजनगर है। इसमें री की मात्रा है दोस्तों, यहाँ पे र और यहाँ पर हमारे री की मात्रा है। ब्रिजनगर,
देखिए दोस्तों, हम पृथ्वी लिखते हैं ऐसे, पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी, ये गलत है दोस्तों। ये होता है ऐसे, पृथ्वी होता है दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी जो हम वर्ड यूज करते हैं वो गलत होता है दोस्तों, ये सही है। इसी प्रकार यहां पर एक तो ब्रज नगर और ब्रिज नगर, देखिए दोस्तों, ब्रज नगर के अंतर्गत हमारा जो भरतपुर वाला जो एरिया है, वो एरिया आता है इस ब्रिज नगर में दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसे ब्रिज नगर कहा जाता है और ब्रज नगर। अब यहाँ तक तो हमारे जो मिलते जुलते जो वर्ड हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैसे हमारे योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़, अहिछत्रपुर, जांगल, कोटी, हयाहिया, सीवी, जो हमारे जो एक एक जो वर्ड हैं अब हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये इस क्लास में तो वो पूरे हो नहीं सकते हैं, इसलिए मैं इनकी 2 छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा और 2 क्लास में आपको इनको पूरा करवा दूंगा। और जैसे ये ख़त्म होगा फिर मैं आपको शुरू से लेकर पहले तो इसका रिवाइज करवा दूंगा और फिर मैं शुरुआत करूंगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। फिर ऐसे हमारे भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियाँ, झीलें, इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि सिंचाई परियोजना, ये सारी जो हमने जो 15 जो 16 टॉपिक है हमारे, और भी हम अदर टॉपिक भी कोई होगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस का पूरा हो जाएगा, तो वैसे तो मैं आपको प्रत्येक टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसका रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन जब ज्योग्राफी पूरी क्लियर हो जाएगी हमारी, तो मैं आपके लिए 2 घंटों का एक वीडियो लेकर आऊँगा और उस वीडियो में मैं आपकी ज्योग्राफी को 0 से लेकर जितने भी मैंने टॉपिक पढ़े हैं उसको 2 घंटों में, मात्र 2 घंटों में रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों। और आप मेरे साथ बने रहो। और रिवाइज करने का मज़ा तभी आएगा दोस्तों जब आप शुरू से इन चीज़ों को पढ़ते हो, और ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो और रिवाइज करते हो, तो ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। आप साथ साथ में पढ़ो और फिर देखना रिवाइज करने का कितना इंटरेस्ट आता है दोस्तों। आप कहते हो सर ज्योग्राफी 2 महीनों में कंप्लीट होती है, नहीं, अगर ज्योग्राफी को अगर हम कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो 2 घंटों में रिवाइज करा सकते हैं दोस्तों, और पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मनिर्भर। और ऐसे ही आपका सहयोग बना रहना चाहिए दोस्तों। थैंक यू।